वेलकम अगेन गाइस टू फन स्टडी। और आज ये सेकंड टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट और काफ़ी सारे पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले इसका एनर्जी कन्वर्जन देखिए। तो ये है इसका एनर्जी कन्वर्जन। पहले जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये प्रोसेस होता कैसे है और क्या होता है इसके प्रोसेस के अंदर, वही सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, ना तो क्रिएट हुई है और ना ही डिस्ट्रॉय हुई है। तो हम पहले थर्मल पावर प्लांट का एक सेटअप बना लेते हैं। तो ये होता है एक थर्मल पावर प्लांट का सेटअप। तो इसके अंदर होता क्या है कि एक हीटिंग चैम्बर के अंदर पहले पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करेंगे तो आपको पता है, नॉर्मल सी बात है कि उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस होगी। वो स्टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से क्या होगी, इसके अंदर से स्टीम बाहर आएगी और इसके अंदर से भी आएगी, और बहुत सारे चैम्बर्स के को अगर मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा स्टीम बाहर आएगी, और वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मूविंग बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब इस टरबाइन के ऊपर आएगी तो टरबाइन के ऊपर ये फोर्स लगाएगी, और जब फोर्स लगाएगी तो ये क्या होगी, रोटेट होगा। अब जब ये रोटेट होगा तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कोल है हमारे पास, कोल नहीं, या फिर हम कोई भी फॉसिल फ्यूल ले सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट है ये, तो हम इसके अंदर नेचुरल गैस भी ले सकते हैं, पेट्रोल डीजल कुछ भी ले सकते हैं। तो बस वो हीट कर दे इस वाटर को। तो वाटर को हीट किया तो हमने क्या किया, केमिकल एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम ने किस एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग टरबाइन। अब जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी है इसको रोटेट कर रही है, तब हम इसको कनेक्ट कर देंगे एक जनरेटर से। जब ये रोटेट करेगा तो हम इसको एक जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे। और आपने पढ़ा होगा चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि जब जनरेटर का एक्सल होता है वो जब रोटेट करता है तो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर तक पहुंचा दी जाती है, जिससे आप और गोलू भैया खुश हो जाते हैं, और ये आपके घर तक ऐसे बिजली पहुंच जाती है एक थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब नेक्स्ट पावर प्लांट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पावर प्लांट को डिस्कस करने से पहले हम इसके बारे में और काफ़ी ज़्यादा डिटेल से जानेंगे कि एक थर्मल पावर प्लांट के क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पहले इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखिए कि ये बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, यानी बहुत कम केमिकल एनर्जी से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देता है। यानी कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंट होती है। जैसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे इसके अंदर हम कंडेंसर लगा करके इसके अंदर किसी भी जो रॉ मटेरियल होता है उसको वेस्ट नहीं जाने दिया जाता। और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है वो फॉसिल फ्यूल है, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग कोज करता है और पोल्यूशन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है उसका यूज़ होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इसके अंदर लॉस भी हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग को वो भी कोज करती है। तो ये थे इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स। और नेक्स्ट पावर प्लांट है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, यानी पानी से चलने वाला प्लांट। तो एक हाइड्रो पावर प्लांट का सेटअप क्या होता है, तो पहले इसका वो
एनर्जी कन्वर्जन देख लीजिए। तो इसका एनर्जी कन्वर्जन बना लेते हैं हम। तो ऐसे होता है इसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर is converted into the kinetic energy of water, and this kinetic energy of water is converted into the mechanical energy of rotating turbines and then converted into electrical energy। तो इस सेटअप बना लेते हैं हम पहले इसका। तो इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी रिवर या फिर स्ट्रीम के ऊपर हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे एक रिवर थी वैसे फ्लो कर रही थी, लेकिन हमने उसको फ्लो को रोक दिया। आगे हमने एक बैरियर लगा दिया। बैरियर लगाने के बाद क्या होगा कि आगे पानी तो जा नहीं रहा, इसलिए पानी यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा और पानी का लेवल ऊपर राइज करेगा, ना कि आगे जाएगा, पानी का ऊपर राइज करेगा। और जब वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि जो नीचे जो गेट्स लगे होते हैं इसके बॉटम में, वो उनको खोल दिया जाएगा, जिससे कि जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर के अंदर क्रिएट हुई थी वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी। और जब फोर्स लगाएगी तो एक बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाटर के निकलने की डेवलप होगी। तो जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो बहुत तेज़ी से निकलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा टर्बाइन्स रोटेट करने लग जाएंगी बहुत तेज़ ऐसे बिल्कुल। तो जब रोटेट करेंगे तो उसे हम वही जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे। जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के आपके घर तक पहुंच जाएगी और आप एक बार फिर खुश हो जाएंगे। तो इसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन आपको पता चल गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो और अब ये मैकेनिकल एनर्जी जब ये टर्बाइन रोटेट करेगी और ये फिर मैकेनिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बाय जनरेटर। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी हम देख लेते हैं। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि ये इफ़िशिएंट होता है और काफ़ी नेचर को हार्म नहीं करता है बहुत ज़्यादा, और ये इफ़िशिएंट होता है और इसको कभी भी यूज़ किया जा सकता है। कभी भी तो नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, जैसे हम इसको इरिगेशन के लिए इसके अंदर से कैनाल्स बना करके हम इसको इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर इकट्ठे हुए पानी को। और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं कि जब इसके ऊपर पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, तो वो ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे इकट्ठा होगा, वो साइड्स में भी स्प्रेड होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आसपास की जो डैम के आसपास की जो फ्लोरा और फौना है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो पानी के नीचे दब जाएगी। और इससे डैम बनाने से जो नदी के अंदर या फिर जिस अंदर के वाटर बॉडी हमने ये डैम बनाया है उसमें क्या होगा, उसकी जो लाइफ है उसके अंदर की मछली वगैरह वो भी डिस्टर्ब होगी और उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हो सकता है। तो ये थे इसके यूजेस। आपको वर्किंग समझ में आ गई है इसकी पूरी, आई होप। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी विंड एनर्जी के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी होती है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो उसका सेटअप भी आप देख लीजिए। तो विंड एनर्जी के अंदर ये होता है एनर्जी कन्वर्जन और ये होता है सेटअप। तो एक सिंपल सा सेटअप होता है कि जब विंड आती है तो वो एक स्पेशल टाइप के ब्लेड्स से युक्त एक टरबाइन से टकराती है। टरबाइन से टकराएगी तो क्या होगा कि टरबाइंस रोटेट करेंगे। अब टरबाइंस रोटेट करेंगे तो उसको हम एक जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे और वो जनरेटर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी और आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी और आप एक बार फिर से हो जाएंगे खुश। तो
ये होता है इसका एनर्जी कन्वर्जन और सेटअप। तो इसका सेटअप काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसको एफिशिएंट होता है और इफ़िशिएंट नहीं होता है, और एडवांटेज होता है कि ये नेचर को कोई हार्म नहीं करता है और एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके कि ये बहुत ज़्यादा मनी, ये तो इसके होते मनी प्रॉब्लम कि इसके जो पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट, उसको सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ये इतना ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होता है कि जितना कि एक हाइड्रो पावर प्लांट और एक थर्मल पावर प्लांट होता है। और नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव इफेक्ट वो है कि जो टरबाइन होती है, जब हवा नहीं आ रही होती है तब उसको रोटेट करवाने के लिए हमें बैकअप देना पड़ता है बैटरीज से, क्योंकि अगर एयर आएगी और ये अगर रुकी हुई होंगी तो एयर के अंदर इतना फोर्स नहीं लगा पाएगी कि वो रेस्ट से इसको टरबाइन को मोशन में ला सके, क्योंकि न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंग कोई चीज़ जब रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है और जब मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। लेकिन जब इसको बैटरीज से बैकअप से थोड़ा मोशन में रहने की कोशिश करवाई तो इनको थोड़ा मोशन में रखा जाता है, तो जब विंड आती है तो इसको और ज़्यादा मोशन मिलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये थे इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट पावर प्लांट है हमारे पास, वो कोई पावर प्लांट नहीं है, वो है बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी होता क्या है? तो बायोमास एनर्जी ये होता है कि हम बायोमास जैसे वुड, जो फसल का जो रेसिड्यू होता है वो, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, जैसे वुड और रेसिड्यू ऑफ खेत और क्रॉप रेसिड्यू, और जैसे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स होते हैं जैसे डंग केक्स एटसेट्रा। तो इनको हम बायोमास एनर्जी हार्नेस करने के लिए यूज़ करते हैं। वुड को जलाएंगे या फिर जो पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ या फिर क्रॉप रेसिड्यू, डंग केक्स, इनको अगर हम एनर्जी हार्नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जलाएंगे तो हम इनको जला करके खाना बना सकते हैं, इनको जला करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इनको जला करके हम कुछ भी कर सकते हैं, हम खुद जल सकते हैं, औरों को जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बायोमास एनर्जी कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि ये इतनी ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होती, इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है और ये पोल्यूशन कोज करती है, पोल्यूशन का स्तर बढ़ा देती है। और इसका प्रॉब्लम को हम छुटकारा कैसे पाएँ? तो बायोमास एनर्जी के लिए हमें हार्नेस करने के लिए हमें कुछ मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, जैसे मॉडर्न चूल्हाज आते हैं, कैसे जो एलियन टाइप के होते हैं, जो एलियन जैसे दिखते हैं, वो चूल्हाज को अगर हम यूज़ करते हैं तो उनके अंदर हम पोल्यूशन को भी इंक्रीज़ होने से बचा देते हैं और उनकी इफ़िशियंसी भी ठीक ठाक होती है। और बायोमास एनर्जी के अंदर से हमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिससे कि कार्बन ब्लैक होता है, उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि अगर हम लकड़ी को जलाते तो चारों तरफ उसके जहाँ पर जलाते वो सब ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो होता है कार्बन ब्लैक, तो उसकी भी प्रॉब्लम आती है। तो बायोमास एनर्जी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं
बायोगैस एंड बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस होता क्या है? तो बायोगैस की डेफिनेशन में इस प्रकार से बताई गई है कि इट इज अ गैस विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम बायोगैस प्लांट। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, जो कि काफ़ी महान डेफिनेशन लगी मुझे। और इसके अंदर होता क्या है कि एक सेटअप बना लेते हैं हम पहले इसका। तो ये होता है बायोगैस प्लांट। ये कैसा बायोगैस गैस प्लांट है? तो होता है क्या है कि हम एक वैक्यूम चैम्बर, उसको हम धरती के अंदर भी बना सकते हैं और धरती के ऊपर भी बना सकते हैं और अंतरिक्ष में भी बना सकते हैं। अंतरिक्ष कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन होता क्या है कि हम इसके अंदर इसको ओपन करके पहले और इसके अंदर डाल देते हैं कचरा। और वो कचरा क्या होता है, जैसे फ्रूट पील्स और वेजिटेबल पील्स और जैसे डंग, ऑर्गेनिक वेस्ट, वो हम इसको डालकर भर देते हैं। भरते नहीं है इसको, उसके अंदर जगह छोड़ देते हैं थोड़ी। तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या होता है कि ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो क्या होगा कि ऊपर मीथेन, इथेन गैस, मीथेन इथेन जैसी गैसेस ऊपर आ जाती हैं और क्या बना जाती हैं, एक प्रेशर डेवलप कर लेती हैं। तो जैसे हम कुछ महीनों बाद इस वाल को ओपन करते हैं तो हमें मीथेन गैस और इथेन ऐसी गैसेस देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छी तरह से जलती हैं और उन्हें हम एलपीजी से अल्टरनेट तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इफ़िशिएंट भी होता है काफ़ी, और इसके अंदर 75% के अबाउट मीथेन होती है और बाकी अदर गैसेस भी होती हैं इसके अंदर। तो बायोगैस प्लांट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस देखते हैं पहले। वो हैं कि ये एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये हम नॉर्मल सेटअप है। और दूसरा कि ये इफ़िशिएंट होता है काफ़ी और ये नेचर भी को कोई हार्म नहीं करता। तीसरा कि हम इससे मैन्योर बना सकते हैं, यानी जो इसके बाद मीथेन इथेन ऐसी गैसेस निकलने के बाद, बायोगैस बाहर निकलने के बाद जो अंदर जो रेसिड्यू बच जाएगा उसको हम मैन्योर, उसको हम एज ए मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, जो हम पेड़ पौधे में डालकर उनको अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा जैसे एफिशिएंट होता है और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, नेचर को हार्म नहीं करता। अगर हम कचरा इधर उधर ऐसे ही फेंकेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, तो अब हम उससे भी बच सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट आपको समझ में आ गया होगा। और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये कि ग्लोबल वार्मिंग तो कॉज करेगा है, क्योंकि अगर मीथेन इथेन जैसी गैसेस जलेंगी तो होगा क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और अगर इसका इनकम्प्लीट कम्बशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो जो कि पॉइजनस होती है नेचर के अंदर और ये डेंजरस गैस होती है। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम अल्टरनेट किन सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए, तो उनके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोलर एनर्जी और पढ़ेंगे जैसे जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और भी काफ़ी ज़्यादा अदर अल्टरनेट सोर्सेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए एंड कुछ भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।